हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ ना तो आप लाइक करिए, ना ही इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, ना ही हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ, क्यों कहा मैंने ऐसे? अगर ये वीडियो डिज़र्व करता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब के तभी करिए, अदरवाइज़ प्लीज़ मत करिएगा। तो और जितने भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट लगातार इस बुक की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से ओपन कर लीजिए ये वाला चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रवादी आंदोलन का तृतीय चरण। और जो न्यू एस्पिरेंट है, जो अपने गोल को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं, जी हाँ, जो अपने एग्ज़ाम गोल को लेकर काफ़ी सीरियस है, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से इस बुक को ओपन कर लीजिए। अगर बुक नहीं है तो आप सीधे A4 शीट पर इस बुक के जो मोस्ट टाइम पे फैक्ट होंगे उनके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस बुक को आप चाहें तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 100 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है किसी एक किताब को तरीके से अच्छे से 10 बार पढ़ लेना। और दोस्तों, एक बात और छोटी सी और है कि इस वीडियो को आपने दोबारा कभी भी वॉच नहीं करना है। जी हाँ, आप जो रिवीजन करेंगे वो अपनी बुक में से करेंगे, ना कि इन सभी वीडियो में से। ठीक है, एक बार बस वीडियो को देखते हुए बुक को कर लीजिए हाईलाइट। केवल वही फैक्ट आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा तीसरा चरण है इसका, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का, इसका सर्वमान्य काल होता है 1919 से लेकर के 1947। और फ्रेंड, इसका एक अन्य नाम भी है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। उसको हम कहते हैं क्या? गांधी युग। तो एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कई बार कि आखिरकार जो गांधी युग है उसका सर्वमान्य काल क्या निश्चित किया गया है। 1919 से लेकर के 1947 ये वर्ष आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगर ये गांधी युग है तो गांधी जी के बारे में और गांधी जी के द्वारा किए गए सभी जितने भी क्रियाकलाप हैं भारत की भूमि के ऊपर, वो सभी हमको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो शुरुआत करते हैं गांधी जी के साथ में दोस्तों। गांधी जी का जो सर्वमान्य काल है धरती पर वो था आपका 1869 से लेकर के 1948 तक। मतलब 1869 में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, ये आपको अच्छे से याद ही होगा दोस्तों। और इनके जो पिता का नाम था वो है आपका करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम है पुतलीबाई। ये आपको फिलहाल हाईलाइट नहीं करना है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आपको अच्छे से याद होगी इनकी माता के नाम के बारे में और इनके पिता के नाम के बारे में भी। ये दोनों ही फैक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम पूछता है और इसलिए हमने इसको हाईलाइट नहीं करा है। लेकिन दोस्तों, जो आपके MPSI, ठीक है, MP पुलिस, UP पुलिस वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, वहाँ पे आपसे इसका वर्ष पूछ लेता है कि आखिरकार गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ये वर्ष आपको ध्यान रखना है 1869 में। अगला फैक्ट देखते हैं कि गांधी जी का जो विवाह हुआ था ये हुआ था 1883 में। किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा के साथ हुआ था। और इनके 4 पुत्र थे। एक का नाम है हरिलाल, ठीक है, रामदास, मणिलाल और देवदास। ये मोस्ट टाइम पे फैक्ट प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। इनके कुल कितने पुत्र थे? इनके 4 पुत्र थे जिनके नाम इस प्रकार से हैं। अब हम बात करते हैं कि 1889 से लेकर के 1891 तक इन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई करी थी। और जैसे इन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी करी थी, 1892 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, और आपसे पूछता है कि उस समय इनकी उम्र क्या थी। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। उस समय ये मात्र 21 वर्ष के थे। सोचिए, 21 वर्ष की उम्र में किसी एक बहुत ही बड़े व्यापारी, ये एक्चुअली गुजरात के व्यापारी थे, ध्यान रखिएगा बच्चे, गुजरात के व्यापारी थे। इनका मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए थे? ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। मोस्ट टाइम पे फैक्ट। चलिए आगे हम बात करते हैं सॉरी, गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट। यहाँ पर इन्होंने 4 काम करे। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी, जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है लेकिन बुक में दी गई है। लेकिन दोस्तों, स्टेट पीसीस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप स्टेट पीसीस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको हाईलाइट जरूर करिएगा और इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1904 में दोस्तों क्या किया इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी है। और उसके बाद सन 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करी है, जो कहाँ पर है? ये आपका स्थित है जोहान्सबर्ग में। उसके बाद ये भारत वापस आए। वर्ष आपका 9 जनवरी 1915 को जब ये भारत आए दोस्तों, इसी डे हम मनाते हैं क्या? प्रवासी दिवस। एग्जाम में आपसे पूछता है कि प्रवासी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये डे होगा आपका 9 जैन को।
अब वे फरवरी मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे। ठीक है, आते ही इन्होंने वो जो आपका आश्रम था ना, वो आश्रम, कौन सा आश्रम के बारे में बात कर रहे हैं पता है हम लोग? अहमदाबाद में जो साबरमती नदी के तट पर जो साबरमती आश्रम बनाया गया है वो तो बाद में बनाया था, लेकिन ये स्टार्टिंग में कुछ इन्होंने पल बिताए थे कहाँ पर? शांति निकेतन के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा कौन होता है? इसकी आत्मा काफ़ी महान होती है, दिस इज कॉल्ड महात्मा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इस उपाधि के प्रदान के बाद में इन्होंने क्या करा? गांधी जी ने भी अपने गुरु की उपाधि दी थी। इनको कहा गया था कि आप गुरुदेव हैं। ठीक है, अब गुरुदेव की उपाधि के नाम से कौन विख्यात है? तो ये है कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और महात्मा के नाम से कौन है? हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो आपस में इन्होंने एक ही उपाधि एक दूसरे को दी, प्रभावित होकर के। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये हमारे गांधी जी हैं, ठीक है, इनके जो राजनीतिक गुरु हैं इनका नाम क्या था? तो इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब ये 1915 में भारत वापस आए। इन्होंने गहन अध्ययन करा हमारे भारत की स्थिति का, और उसके बाद इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, वो किया था 1917 में। अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे इसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में। देखिए, जैसे ये इंडिया में आए थे तो आपको याद होगा कि 1914 से लेकर के 1918 तक चल रहा था क्या आपका? फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इन्होंने 1914 के बाद में 1915 में जैसे इन्होंने भारत में एंटर किया, तो हमारे गांधी जी ने क्या करा? ब्रिटिश सरकार की बहुत ही बड़ी हेल्प करी। मतलब कि भारतीय लोगों को ये बोला कि हमको ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर के ब्रिटिश सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस समय खतरे पर है, उनको सैनिकों की बहुत अधिक आवश्यकता है, उनको युवाओं की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो गांधी जी के इस सेंटेंस से प्रभावित होकर के काफ़ी सारे युवा, हमारे भारतीय युवा, ब्रिटिश सरकार की सेना में जाकर के शामिल हो गए, और उन्होंने 1914 वाले जो वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान दिया। और रिवर्स में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या करा? केसरी हिंद की उपाधि प्रदान करी। बस आगे हम बात करते हैं कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज का विस्तृत व्याख्या की है। और स्वराज के अलावा दोस्तों आपको एक और प्यारा शब्द ध्यान रखना है, अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो प्लीज़ ध्यान सुनिएगा कि अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। हिंसा नहीं करना आप ये सोचते हो, लेकिन दोस्तों इसका एक अन्य अर्थ ये भी है कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता को हम कहते हैं क्या? अहिंसा। और इसे ही कहा गया है राम राज्य। ठीक है, राम राज्य, राम जैसा राज्य कब होगा? जब हम लोग सत्य की प्राप्ति के रास्ते पर चलेंगे। तो आगे हम बात करते हैं। उन्होंने नवजीवन मतलब कि गुजराती भाषा में और यंग इंडिया अंग्रेजी लैंग्वेज का संपादन किया था। और इन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन कब किया था? 1933 में किया था स्टार्ट। तो हरिजन क्या है? हरिजन एक वीकली मैगजीन थी, उसका प्रकाशन किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। एग्जाम में पूछा गया, बच्चे ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? 1933 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मोस्ट टाइम पे इसको आप लगाइए स्टार अपनी बुक में, और ध्यान से इसको याद रखिएगा कि ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है गांधी जी ने, और ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है गांधी जी की, और इसका नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जब भी आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होगी, गांधी वगैरह की मूवी, तो उनके आसपास ना ये सॉन्ग बहुत चलता है। ठीक है, ये भजन है एक्चुअली, सॉरी सॉन्ग नहीं है, ये भजन है। इसको कहा जाता है वैष्णव जन को तैनो कहिए। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है नरसिंह मेहता। और ये क्वेश्चंस एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, खास तौर पे 10+2 सीएचएसएल एग्ज़ाम में कम से कम यही सेम क्वेश्चंस 8 से 10 बार पूछा गया है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। ठीक है, साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना करी थी, अपने रहने का स्थान उन्होंने स्वयं बनाया। और इसके बाद सीधे मूव करते हैं हम लोग कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए हुई, और करी किसने थी? नाथूराम गोडसे ने।
अब दोस्तों कभी भी आपको मौका मिले दिल्ली आने का तो गांधी म्यूज़ियम, ठीक है, गांधी आश्रम प्लीज़ आप जरूर आइएगा। आज भी जब इनकी हत्या की गई थी उस समय इन्होंने जो कपड़े पहने थे वो धोती लहूलुहान, और सीने में लगने वाली जो 3 गोलियां थी आज भी वो सही सलामत रखी गई है। इनको प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। दिल्ली आइए, दिल्ली में राजघाट के पास में ही, ठीक है, गांधी म्यूज़ियम है। जैसे ही आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे वहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे इनके सभी के सभी जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सभी आपको मिलेंगी। तो कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। तो हम बात करते हैं हम पहला संघर्ष इनका। दोस्तों 1917 से लेकर के 1918, जैसे इन्होंने इंडिया में एंटर किया 1915, 2 साल इन्होंने गहन अध्ययन किया कि आखिरकार मुझे किस किस पर काम करना चाहिए, ठीक है, आखिरकार वास्तविक जो दिल्ली सॉरी जो इंडिया की दशा है वो क्या दशा है और किस दिशा में मुझको अपने भारत को लेके जाना है। तो इन्होंने 3 काम किए। पहला था आपका चंपारण सत्याग्रह। इसके अंतर्गत क्या था कि किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर क्या करना है, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी है। अब आप ये सोचिए एक बार कि 3/20 का मतलब क्या हो गया। अगर आपके पास 100 गज का क्या है एक खेत है तो 0 से 0, 2 पंजे 10, 5 से 15, मतलब कि 15 गज में मुझे नील की खेती करनी पड़ेगी। ये कंपलसरी कर दिया और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर ही उसे बेचना पड़ेगा। देखिए पहले के इतिहास में एक्चुअली नील क्यों इम्पोर्टेंट था। आपको याद होगा कि पहले के टाइम पर लोग सफ़ेद कपड़े बहुत पहनते थे, धोती कुर्ता साड़ी वगैरह, है ना। तो ये क्या था, वहाँ पे नील आवश्यक था। आज तो अगर पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया, घरों में नील देखने को बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, लेकिन पहले नील का महत्व बहुत तगड़ा था। तो यूरोपीय कंपनी ने ये बोला भैया इसका रेट भी हम डिसाइड करेंगे, सस्ते में लेके जाते अपने देश में बेचते, ठीक है, और यहीं पर हमको जो बेचते तो महंगे दाम में बेचते। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किया था। तो ये राजकुमार जो शुक्ल है ना, ये पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। इनका हाथ पकड़ के खींच के कौन ले गए चंपारण में, तो वो थे राजकुमार शुक्ल। मतलब कि हाथ मतलब जस्ट आपसे इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, आपके शब्दों में काफ़ी जान है, आपसे लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, ब्रिटिश सरकार आपकी बात को पक्का समझेगी, आप एक बार आके हमारे एरिया में हमारे किसानों की दशा देखिएगा, वो काफ़ी परेशान है। तो वो चले गए बस। फिर फाइनली क्या हो गया उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां थोड़ी कम हुई, ठीक है, जो 3/20 भाग था वो थोड़ा कम हो गया। अगला दोस्तों जो इनका वो पॉइंट था वो था आपका अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मिल मजदूर और जो मिल मालिक हैं इनके बीच में प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद में मिल मालिकों ने 35% बोनस देना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था। खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के बाद में जो लगान था उसको कैंसिल करना चाहते थे। भाई जब खेती नहीं हुई, हमने कुछ कमाया नहीं अपने इस भूमि से, तो आपको लगान हम किस बात का देंगे, ठीक है। लेकिन उनका कहना था भैया लगान तो हम लेके रहेंगे। तो गांधी जी वहाँ पे पहुँच गए, तो फाइनली क्या हो गया, ये लगान माफ़ हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका रॉलेट एक्ट, सन 1919 में ये एक्ट आया। और ये एक्ट क्या था दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार को रॉलेट समिति के सुझावों पर रॉलेट एक्ट, ठीक है, इसका एक अन्य नाम ये भी है, आप ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों अंधा कानून, काला कानून भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके तहत क्या होता था कि अंग्रेज़ सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए उठा करके जेल में पटक सकती है। जी हाँ, उसको पटकना बोलूँगा मैं, ठीक है, जेल में बंद कर सकती है। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। इस पॉइंट को आप करिए अंडरलाइन। कब था, ये था आपका बैसाखी का दिन। अब दोस्तों यहाँ पे आखिरकार ये पर्सनैलिटी थे कौन आखिरकार, तो आपको ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता एक थे आपके सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, और एक हैं आपके सत्यपाल।
इन दोनों पर्सनैलिटी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया रॉलेट एक्ट के अंतर्गत। मतलब कि जिस पे थोड़ा सा भी संदेह होता था अंग्रेजी सरकार को, वो तुरंत उसको उठा करके जेल में लेके जाती थी। तो ये क्या था, ये चीज़ तो गलत था ना साफ साफ। तो इसी के अगेंस्ट आखिरकार इनको हम किस तरह से बाहर निकालें, इसकी हमारे इंडियन लोग प्लानिंग कर रहे थे। और इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिस पर जनरल ओ डायर ने, ध्यान रखिएगा, इस सभा स्थल पर मौजूद जनरल ओ डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी। और आपको दोस्तों यकीन नहीं होगा कि क्या हो गया था इस समय, इसमें 1000 लोग करीब मारे गए थे। मैं अगेन रिपीट करूंगा दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। क्या कहा हमने, हमने ये कहा कि यहाँ पर महासभा क्या हो रही थी, जनसभा आयोजित हो रही थी, जिस पर जनरल आर डायर ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, किसके कहने पर, जनरल ओ डायर के कहने पर। और अगर हम बात करेंगे आगे कि इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। मतलब कि जो उपाधि होती है, उपाधि वापस करना क्या होता है, मतलब कि कोई अगर व्यक्ति आपको कोई सम्मान दे रहा है, ठीक है, एज़ फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सोसाइटी में रहते हैं, आप एक अच्छा काम करते हैं, तो आपकी सोसाइटी ने आपसे काफ़ी इंस्पायर होकर के आपको एक ट्रॉफी दे दी, आपको अवार्ड दे दिया, मेडल दे दिया, आपने उसे रख लिया। लेकिन जब देखते हो कि आप उससे खुश नहीं, तो ये लो अपनी ट्रॉफी वापस लो, मैं आपसे खुश नहीं हूँ। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या होता था, कुछ लोग अपनी उपाधि भी वापस कर देते थे कि ये उपाधि मुझको नहीं चाहिए। तो ऐसे कुछ किया गया। और उसके बाद उसको सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। लेकिन हंटर आयोग का कहना कुछ और ही था, क्योंकि ये कमेटी किसकी थी, ये कमेटी थी अंग्रेज़ों की, और बोलेगी किसके फेवर में, अंग्रेज़ों के। बस यही कुछ यहाँ पे हुआ। अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। ठीक है, रहते मुसलमान हमारे भारत में थे, लेकिन तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, जो कहीं पर सही भी था। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 17 अक्टूबर 1919 को ही हम लोग खिलाफत दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होगा आपका 17 अक्टूबर 1919 को। सीधे मुंह पर जाइए आप लोग, यहाँ आ जाइएगा सॉरी, असहयोग आंदोलन की तरफ। ये 1920 से लेकर के 1922 का कार्यकाल है इसका। और आपको सिंपल यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आंदोलन कब शुरू हुआ था एग्जैक्ट, ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, और इसी दिन दोस्तों तिलक जी की मृत्यु भी हुई थी। और विदेशी वस्त्रों की होली यहाँ पर जलाई गई। मतलब कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, कहने का सिंपल ये था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक चीज़ ये कहा था इसमें कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी, कि ये हम लोग वस्तुओं को बर्बाद कर रहे हैं, हम वैसे ही गरीब हैं। ठीक है, और हमने ठान लिया कि विदेशी वस्तु को जलाना है। लेकिन विदेशी वस्तु अभी हमारी काम तो आ रही है। एज फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि किसी के पास कोई ब्लैंकेट है, उस टाइम पर कोई कंबल होता था, तो वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ होता था। अब आ रखी ठंड, हम अपने कंबल को उतार करके जला देंगे, तो हम उस रात को जो ठंड पड़ने वाली है उसको हम कैसे झेलेंगे। उसके बाद दूसरा कोई कंबल है नहीं। तो उन्होंने ये बोला कि जब तक बैकअप ना हो हमारे पास किसी दूसरी वस्तु का, तब तक इन वस्तुओं को जलाना व्यर्थ है। ठीक है, वैसे हमारा भारत गरीब है, ऊपर से क्या कर रहा है, वस्तु को ख़राब कर रहा है, पैसे की बर्बादी कह सकते हैं हम लोग इस चीज़ को। चलिए ठीक है, अपने विचार है, और आपका विचार क्या, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो सेंटेंस थे, ये सही है या फिर गलत, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। आगे हम बात करते हैं चौरी चौरा कांड कब हुआ था, सन 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। और ये डे था आपका 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा नामक एक स्थान है, वहाँ पर एक छोटा सा थाना था, जहाँ पे 22 जवान को थाने के अंदर ही जिंदा जला दिया गया था। और इस बात से नाराज होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में जो बैठक हुई थी, उसमें अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। और फाइनली दोस्तों क्या हो गया, गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया, और असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की क्या करी, कैद की सजा इनको सुनाई गई। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अंग्रेज घबराए हुए थे, वो घबराए हुए थे सन 1915 के बाद। उससे पहले तो अंग्रेज काफ़ी कूल थे, काफ़ी बिंदास तरीके से अपना हस्तक्षेप करते थे भारत की भूमि पर, और अपना उल्लू सीधा करते थे। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी आए, उसके बाद लगातार रिवॉल्ट होने स्टार्ट हो गए, आंदोलन होने स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने ये बोला कि यार एक काम करो, जो इनका हेड है ना, उसी को गिरफ्तार कर लो। वो कौन थे, महात्मा गांधी जी थे उस टाइम पर। जो मेन पावर, जो पर्सनैलिटी थी हमारे इंडिया में उस समय, वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इन्हीं को पकड़ लिया।
चलिए अब हम बात करते हैं स्वराज पार्टी 1923। इसको बोलते हैं परिवर्तनवादी पार्टी भी कहते हैं, इसका का नाम भी है परिवर्तनवादी। और दूसरी तरफ दोस्तों अपरिवर्तनवादी, जिसमें सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे। इन्होंने ये कहा कि विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे ये लोग। देखिए विधानमंडल में प्रवेश का मतलब क्या है कि सिस्टम के अंदर घुस करके अपनी बातों को रखना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, ठीक है, इन्होंने सिस्टम में घुस करके पूरे भारत की रूपरेखा को बदलने की ठानी। जो लोग फेवर में है केजरीवाल की वो अच्छी बात है, जो नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर दो तरीके होते हैं, या तो ये होता है कि सिस्टम में ना घुस करके उसको बदलने का प्रयास किया जाए, एक तरीका वो है कि सिस्टम में घुस करके अपने भारत की रूपरेखा चेंज की जाए, ठीक है। और एक सेंटेंस ये कहते हैं कि अगर गंदगी को साफ़ करना है तो गंदगी में तो उतरना पड़ेगा। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय मुझको ज़रूर सेंड करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर कि अगर आपको अपने राज्य की शिक्षा का विकास करना है, ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं? चलिए एक छोटा सा टास्क मैंने आपको दिया, सिस्टम में घुस करके अच्छी पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, वगैरह वगैरह, जो भी आपकी राय है मुझे लिख के भेजिएगा। अब हम बात करते हैं फिलहाल कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे CR दास। इसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। अब यहाँ पे आपको करना है अंडरलाइन ये वाला फैक्ट। स्वराजियों की एक और बड़ी उपलब्धि थी 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया और 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु के बाद में स्वराज पार्टी क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। अब दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण जो स्टार्ट होता है 1924 से लेकर के 1934 तक। देखिए 1919 से लेकर के 1947 को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। दूसरा पार्ट ये रहा। अब इसमें आपको ध्यान रखना कि केवल अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में पूछता है कई बार, तो ये वर्ष होगा आपका 1924। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को, ये डेट ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर, ट्रेन का नाम क्या बच्चे? 8 डाउन ट्रेन, इसको आप कर लीजिएगा हाईलाइट, इस पर डकैती डाली, मतलब कि चलती हुई ट्रेन को रोक करके सरकारी खजाने को लूटा गया। मैं अगेन रिपीट करूंगा दोस्तों, डेट क्या थी आपकी? डेट थी आपकी यहाँ पे 9 अगस्त 1925 को। इन्होंने एक सबसे बड़ा कारनामा किया था, वो कारनामा ये था कि चलती हुई ट्रेन को रोका गया, वो भी ट्रेन में क्या था? अंग्रेजी सरकार का खजाना था, उसको रोका, उसको लूटा और इस घटना को ही नाम दिया गया काकोरी कांड। क्या नाम दिया गया इसको नाम दिया गया काकोरी कांड। और इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दी गई और चंद्रशेखर जो आज़ाद थे ये भागने में क्या हो गए? सफल हो गए। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसी का नाम अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव गुरु, भगवती चरण वोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद। और इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पंजाब केसरी, ठीक है, ये उपनाम किसका? पंजाब केसरी। तो ये नाम है दोस्तों लाला लाजपत राय जी का। इन पर लाठीचार्ज किया गया और इनकी मृत्यु हो गई और भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने इसका बदला 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या करके लिया गया। देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1919 को क्या किया? 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल, ये उस समय जो डिबेट चल रही थी, ठीक है, जो बातचीत चल रही थी वो थी आपकी क्या? वो थी सिंपल सी आप पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। उस दौरान इन्होंने क्या करा? बम फेंका। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था उस समय
किस बिल पर चर्चा की जा रही थी? तो ये बिल था आपका पब्लिक सेफ्टी और एक था आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इस पर बहस चल रही थी। उस समय इन्होंने बम फेंका और इसी समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। दोस्तों याद रखना कि एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है कि ये इनकलाब शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंगे दर्रा में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। और लेकिन इसको फेमस किसने किया था? भगत सिंह जी ने किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करी थी, जिसने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया। अब यहाँ पे आपको सिंपल आना है साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। जो न्यू स्टूडेंट है बच्चे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछेगा आपसे गठन तो आपको वर्ष लगाना है 1927। अगर पूछेगा ये भारत कब आया था तो आप बोलोगे 3 फरवरी 1928 को। गठन में और इसके आगमन में फ़र्क है। और इसका एक अन्य नाम भी है, इसको नाम दिया गया है श्वेत कमीशन। क्यों? क्योंकि इसमें सभी कौन कौन थे? इसमें सभी थे दोस्तों अंग्रेजी अधिकारी इस कमीशन के मेंबर। अब बात करते हैं यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो एक बार पॉज करके वीडियो को। बट मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ केवल उनके लिए कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और केवल वही फैक्ट डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं और जो पिछले एग्ज़ाम में कई बार बने हुए हैं आपके। आपका दोस्तों ये आपका लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। लाहौर अधिवेशन आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ में सौंपी गई। और गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से, जो इनकी मैगजीन थी ना यंग इंडिया, इसके माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 अपनी मांग रखी थी। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी आपकी दांडी यात्रा। ठीक है, अब दांडी यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ में, मतलब कि एक गांधी जी थे और बाकी क्या थे, इनके सहयोगी थे, अनुयायी थे। टोटल जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो क्या था, 79 लोगों ने इसमें, ध्यान रखिएगा। और ये साबरमती आश्रम से दांडी मतलब नौसारी जो गुजरात में है वहाँ तक 241 मील की यात्रा करी थी। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया। और ये जो आपकी दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा का एक अन्य नाम भी है, इसको बोलते हैं सफ़ेद नदी। ठीक है, गांधी जी का ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसको सफ़ेद नदी की संज्ञा दी गई है? तो वो था आपका दांडी यात्रा। इस यात्रा में सब लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, तो एक पत्रकार ने इसकी जो इमेज कैप्चर करी इस यात्रा के ऊपर से, बहुत ही हाई पॉइंट पे बैठ करके, एक बिल्डिंग में बैठ करके, तो एक सफ़ेद सी नदी जा रही थी। ठीक है, तो इस यात्रा को इसलिए बोला जाता है सफ़ेद नदी। तो उस पत्रकार ने इस यात्रा को नाम दिया गया था सफ़ेद नदी। अब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस से यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से करी थी। तो अब सीधे आएंगे यहाँ पर, एक मिनट, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर कि महात्मा गांधी जी को यरवदा जेल कब भेजा गया था? तो ये वर्ष था आपका 4 मई। इस आंदोलन के समय, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये वाला फैक्ट क्लियर हो जाए। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद में सरोजनी नायडू और इमाम साहिब ने दरसाना के नमक कारखाने पर धावा बोला और पुलिस के अत्याचार को देख करके, एक अमरीकी पत्रकार था, ठीक है, अगर एक इंडियन पत्रकार पिघले तो समझ में आता है दोस्तों, लेकिन एक अमरीकी पत्रकार जिनका नाम था वेब मिलर, इन्होंने ये कहा था कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी भी नहीं देखा। ठीक है, वह कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जिसने अपनी पत्रकारिता के दौरान एक आर्टिकल में, मतलब कि स्वयं के आर्टिकल में, इस शब्द का प्रयोग किया था कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा? तो उसका नाम है वेब मिलर। और ये वाला क्वेश्चन आपका MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम में वर्ष आपका 2013, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए ये पर्सनालिटी का नाम आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इस आंदोलन के समय बच्चों ने भी एक छोटा सा ग्रुप बनाया। तो बच्चों की सेना को नाम दिया गया वानर सेना और लड़कियों को बोला गया मंजरी सेना।
तो दो सेनाओं का क्या हो गया, गठन हो गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये आपका 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला। डिटेल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से केवल ध्यान रखना है कि ये वर्ष क्या था, कब से कब तक चला था, बस। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा जिसके पास बुक नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड सम्मेलन आपका कब हुआ था। सेकंड सम्मेलन आपका हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 को। और इस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी जी ने भी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा पर्सनैलिटी है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, तो ये है B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ही मात्र एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं हमारे इंडिया की जिन्होंने तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया। अब हम बात करते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका कार्यकाल था 1932 से लेकर के 1934 तक। अब सीधे हम आते हैं पूना समझौते के ऊपर, पूना पैक्ट 1932। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को एक आमरण अनशन किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महात्मा गांधी व B.R. अम्बेडकर के बीच में 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ था, जिसको नाम दिया गया पूना समझौता। ध्यान रखिएगा, पूना समझौता किन पर्सनालिटी के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी जी के बीच में और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में। और इस समझौते के अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 की जगह 147 सीटें क्या हो गई, रिजर्व हो गई। ठीक है, अब स्टेट पीसीएस वाले जो बच्चे हैं, खास तौर पर जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, और खासतौर पे यूपी ट्रिपल सी लेखपाल वाले बच्चे और आरओ वाले बच्चे, ध्यान रखिएगा कि सीटें कितनी बढ़ाई गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कई बार, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। पहले सीटें कितनी थी, 71 थी, अब कितनी कर दी गई पूना पैक्ट के बाद में, तो ये सीटें हो गई आपकी 147। अब हम बात करते हैं थर्ड गोलमेज सम्मेलन। 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक ये हुआ। और तेज बहादुर व अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। ठीक है, ये पर्सनैलिटी फेमस नहीं है, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको अम्बेडकर जी के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं, थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे इस बुक में, पेज नंबर 110 को में देखेंगे। और ये जो पहला पॉइंट है आप लोगों के लिए वो है आपका स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके राइटर के नाम। दोस्तों, यंग इंडिया जो ये आपकी मैगज़ीन है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद। और गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, गीतांजलि और गौरा, इस पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, 1913 में। ये लिख लीजिएगा आप स्टार मार्क के साइड में। लेकिन ये प्रकाशित कब हुई थी पुस्तक, तो ये हुई थी 1911 में। 2 वर्ष बाद इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। अब यहाँ पे ध्यान रखिए आपको, अनहैप्पी इंडिया, गीता रहस्य, नील दर्पण और आनंद मठ, इन सबको आप कर लीजिए फटाफट से हाईलाइट। और न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका नाम है एनी बेसेंट, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, मोस्ट टाइम की पुस्तक ये है, और ये है दादा भाई नौरोजी। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। अल हलाल, अबुल कलाम आज़ाद। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मोरारजी देसाई। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। श्याम लाल ने झंडा गीत की रचना करी थी। और मोहम्मद इकबाल ने गीत सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, ये गीत किसने लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद इकबाल का नाम है। और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बार बार ये चीज़ मैं रिपीट करके ना टाइम जाया नहीं करूँगा, ना अपना ना ही आपका। ठीक है, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से हाईलाइट करने हैं, अच्छे से याद रखने हैं अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो अब हम बात करते हैं वंदे मातरम, बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक मुस्लिम छात्र था जिसका नाम है चौधरी रहमत अली। इसने पहली बार 28 जनवरी 1933 को अपना विचार दिया कि हमारा एक अलग से देश होना चाहिए।
हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने देश का अलग से एक निर्माण करें। तो कहने का दोस्तों यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम किसने दिया। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार। पहली बार पाकिस्तान इस शब्द का जो उल्लेख किया गया था वो किसके द्वारा हुआ था, वो हुआ था चौधरी रहमत अली के द्वारा। और इसी के विचारों के आधार पर मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो हुआ था आपका 23 मार्च 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। हम क्या बोलते हैं कि पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी, नहीं बेटा, ये जो विचार था ना पाकिस्तान का अलग से हमारा निर्माण होना चाहिए, तो वो विचार दिया था चौधरी रहमत अली ने। ध्यान रखिएगा ये कौन थे, ये थे आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र थे ये। ठीक है, कौन थे, मुस्लिम छात्र थे। कहाँ पढ़ते थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर। इन्होंने कहा था पहली बार कि हमारा अलग से पाकिस्तान बनना चाहिए। बीज जो डाला था वो डाला था किसने, चौधरी रहमत अली ने। और उस बीज के बाद में उसके मिट्टी में जो पानी दिया था वो किसने दिया था, हम कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए मूव करते हैं हम यहाँ पे हम क्रिप्स मिशन के बारे में। सन 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की स्थापना करी थी। और इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को क्या होगा, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्माती परिषद बनाने का प्रस्ताव दिया गया। और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। यहाँ पे 1942 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, इसको नाम दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, सन 1942 में। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित हुआ था। और 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। और गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। और भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया गया था, मोस्ट टाइम पे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और आंदोलन के समय गांधी जी ने ग्वालियर टैंक से एक नारा दिया था, करो या मरो। यह आंदोलन दोस्तों 8 से लेकर के 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ, लेकिन 9 अगस्त को सूर्योदय के पहले ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू आदि लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी के 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर इनको रिहा कर दिया गया। अब दोस्तों सीनियर सिटीजन पर्सनालिटी को आप जेल के अंदर डालोगे तो कहने की दिक्कत रहेगी ना रहेगी। तो इसलिए बोला कि अगर इनको जेल के अंदर कुछ हो जाता है तो अंग्रेजी जो हुकूमत है वो हिल सकती है। तो अंग्रेजों ने अपनी जान बचाने के लिए इनको रिहा कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों इस पेज में खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा कि 23 मार्च 1943 को एक घटना हुई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चित किया था। तो पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका होगा 23 मार्च को। पहली बार कब मनाया गया था, 23 मार्च 1943 को। अब यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज देखिए, सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली थी। और रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा करी। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। आपको आना है माउंटबेटन योजना पर। हाँ, ये मोस्ट एमपी है। तो माउंटबेटन योजना दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें, ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल बन करके ये भारत आए थे। और माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित करा था। और इस योजना का एक अन्य नाम भी है, माउंटबेटन योजना का अन्य नाम क्या है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। इसको कहा जाता है डिकी बर्ड योजना। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये फैक्ट आप स्वयं पढ़िए, ये भी स्वयं पढ़ लीजिएगा, ये भी स्वयं पढ़ लीजिए। हमको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है जनरल कायदे आज़म, मतलब कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना।
ये बने थे पाकिस्तान के पहले गवर्नर। और एग्ज़ाम में जब पूछते आपसे कि पहले पीएम कौन थे पाकिस्तान के, बच्चे टिक मार के आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की ओर। नहीं बच्चे, गलती मत करना ऐसी आप भी। तो ध्यान रखिएगा, पीएम जो थे उनका नाम है लियाकत अली, ये पीएम बने थे और ये थे यहाँ के गवर्नर। और माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हैं, तो उनका नाम है सी राजगोपालाचारी। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं लगता है चैनल डिज़र्व करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो से क्विट कर सकते हैं आराम से। कोई नया सर्च करिए यूट्यूब पर, ठीक है, ये कंटेंट क्या पता आपको वहाँ पे मिल जाए कुछ नया। और जो बच्चे लगातार हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो प्लीज़ अच्छे से रिविज़न करते रहिएगा अपनी बुक में से। विश यू ऑल द बेस्ट इन एडवांस, ठीक है। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।